हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज की दिन की शुरुआत करेंगे 30 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि साल 2023 में पुर्तगाल के फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने एक नया क्लब ज्वाइन किया है जिसका नाम है अल नसर। ये जो अल नसर क्लब है ये कौन से देश का क्लब है? तो आप में से कई सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर है सऊदी अरब। ये जो पर्टिकुलर क्लब है, इस क्लब को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अगले 2.5 साल के लिए ज्वाइन किया हुआ है। इससे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे पहले रॉयल रियल मैड्रिड क्लब में थे। रियल मैड्रिड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का अभी तक का सबसे ज़्यादा टाइम बिताया हुआ है। मैड्रिड के बाद ये मैनचेस्टर यूनाइटेड में आ गए थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड में करीब ये 1 से 1.5 साल ही रहे हैं। ध्यान रहे, मैनचेस्टर यूनाइटेड वही क्लब है जिसमें डेविड बेकहम ने अपने कार्यकाल का ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि रोनाल्डो कितने टाइम तक इस सऊदी अरब के क्लब से जुड़े रहते हैं। फिलहाल आपको बता दूं, रोनाल्डो आज तक 5 बार बैलन डी'ओर जीत चुके हैं और लियोनल मेसी सबसे आगे हैं, ये 8 बार बैलन डी'ओर जीत चुके हैं। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में रिलायंस जियो ने कौन से आईआईटी के साथ पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर ये भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा भारत जीपीटी। तो आईआईटी बॉम्बे के साथ इन्होंने पैक्ट साइन किया है। आईआईटी बॉम्बे की तरफ से टेक्नोलॉजी मिलेगी और रिलायंस जियो की तरफ से प्लेटफॉर्म एंड फंडिंग मिलेगी। दोनों मिलकर भारत का सबसे स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा भारत जीपीटी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, गूगल ने अभी हाल ही में अपना चैटबॉट लॉन्च किया था। उससे पहले फेसबुक ने भी अपना चैटबॉट लॉन्च किया था। अब देखिए, दुनिया भर में आज की डेट में चैटबॉट का इतना महत्व क्यों है? आप किसी भी वेबसाइट में जाते हैं तो वहां पर आपको एक सर्विस मिलती है चैटबॉट नाम की। एग्जाम्पल के तौर पर, इवन अगर आप जोमेटो भी यूज करते हैं या स्विगी भी यूज करते हैं, तो वहां पर अगर कोई गलत ऑर्डर आपके पास आ जाए या फिर आपका ऑर्डर लेट हो जाए, तो इस केस में आप कस्टमर केयर से बात करते हैं ना। आप देखते हो, आप इस बॉक्स में अपनी कोई भी क्वेरी लिखते हो, ऑटोमेटिक उधर से रिस्पॉन्स आता रहता है। तो कौन सा चैटबॉट कितना बेहतर है, ये उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है ये डिसाइड करती है। फिलहाल अनुभव ये लगाया जा रहा है कि भारत जीपीटी आज तक का भारत का सबसे स्मार्ट एआई चैटबॉट होगा। बाकी जियो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना साल 2007 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नवी मुंबई और जियो के चेयरपर्सन है इस टाइम पे आकाश अंबानी। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनके लिए सामर्थ्य ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कितने लॉन्च किए गए हैं? तो भारत सरकार ने टोटल 6 सामर्थ्य ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किए हैं आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। अब देखिए, ये जो कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत के अंदर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो बेहतर तरीके से कार्य करें और उनका जो कौशल है, उनकी जो दक्षता है, उनका जो काम है, उसका सीधा सीधा फायदा पब्लिक को मिले। भारत सरकार के पास एक मंत्रालय है जिसका नाम है पब्लिक ग्रीवेंस मंत्रालय, जहां पर सिर्फ लोगों की शिकायतें आती हैं। ठीक है, तो ऐसे में आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो है इसके अंतर्गत 6 प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। ये प्रोग्राम कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। एक तो है सामर्थ्य प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम। इस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार जो है ये इस बात को आश्वस्त करेगी कि लोगों तक उनकी जितनी भी योजनाएं हैं उनका फायदा पहुंच रहा है कि नहीं। दूसरा जो है, ये तो यहाँ पर नंबर 1 हो गया प्रोक्योरमेंट। सेकंड नंबर का लॉन्च किया गया है स्टेट के लिए। यहाँ पर जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे उन सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो पब्लिक तक बेहतर कार्य कैसे करके पहुंचाए। तीसरा जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है वो जिला लेवल का लॉन्च किया गया है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी होंगे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। चौथा जो होगा, ये लॉन्च किया गया है राज्य सचिव लोगों के लिए। राज्य सचिव का मतलब स्टेट के जो पीसीएस अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो कि वहां के सचिव होते हैं। ओके, कई बार ये आईएएस अधिकारी भी होते हैं। तो इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लागू करें राज्य के अंदर। और इसके अलावा पांचवा जो है, ये पॉलिसीज के लिए लॉन्च किया गया है। पॉलिसीज के अंदर जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं इनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि भारत सरकार की पॉलिसीज को पहली बात तो वो खुद पहले जाने, तब जब तक वो जानेंगे नहीं तब तक लोगों तक कैसे पहुंचा पाएंगे।
तो ये ट्रेनिंग दी जाएगी इस 5वें फेज में। और छठवां और आखिरी जो है ये लॉन्च किया गया है ब्लॉक लेवल के लिए। मतलब एक जिला होता है, सबसे पहले स्टेट है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक आता है, ब्लॉक के अंदर गांव आता है। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी है, जो पीसीएस अधिकारी होते हैं, इनको इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। ये कौन से दो देश हैं जिन्होंने अभी हाल ही में माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट एक्ट पर साइन किया है? तो ये है भारत सरकार, और भारत ने इटली के साथ ये पैक्ट साइन किया है। अब इस पैक्ट का मेन उद्देश्य समझिए क्या है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि कोई भी भारतीय अगर इटली में पढ़ने जा रहा है, तो इटालियन गवर्नमेंट उस स्टूडेंट की रक्षा की जिम्मेदारी ले, साथ में उसे फैसिलिटी दे। इसी तरीके से अगर कोई भी इटालियन स्टूडेंट भारत में हायर स्टडीज के लिए आता है, तो भारत सरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दे। इसके अलावा सेम कानून उनके लिए भी लागू होगा जो कि भारतीय इटली में व्यापार करना चाहते हैं, या जो इटालियन बिजनेसमैन भारत में व्यापार करना चाहते हैं। अल्टीमेटली भारत और इटली के बीच में, लोगों के बीच में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो स्किल्ड वर्कर का काम हो, हर एक क्षेत्र में दोनों सरकारों ने पैक्ट एग्रीमेंट साइन किया है कि हम जो माइग्रेंट्स होंगे उनका ख्याल रखेंगे, उन्हें सिक्योर रखेंगे। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। इटली में प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। भारत में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। और इटली में कौन है राष्ट्रपति? ये हैं सर्जियो मैट्रेला। क्या नाम है इनका? सर्जियो मैट्रेला। और आपको बता दूं, ये पैक्ट तब साइन किया गया है जब अभी भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इटली की ऑफिशियल विजिट पर हैं। ये कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा पृथ्वी की ऑर्बिट के सबसे पास का जो एस्ट्रॉइड है, जिसका नाम है गॉड ऑफ चाओस, इसको स्टडी करने के लिए भेजा गया है? तो ये स्पेस एजेंसी है नासा। नासा ने एक नया स्पेसक्राफ्ट भेजा है गॉड ऑफ चाओस को स्टडी करने के लिए। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओसिरिस, OSIRIS, ओसिरिस REX। ये स्पेसक्राफ्ट काफ़ी स्पेशल है। इससे पहले ये एक बार बेनू नाम का जो एस्ट्रॉइड है उसको भी स्टडी करके आ चुका है। और पर्टिकुलर ये जो ओरिसिस है, इसने ये भी इंफॉर्मेशन दी है कि 2029 में ये जो गॉड ऑफ चाओस है, ये पृथ्वी के पास से होकर गुजरेगा। और ये पृथ्वी के कितने पास से होकर गुजर सकता है? तो इन्होंने ये जो पर्टिकुलर डेटा है जो स्टडी पे इन्होंने दिया हुआ है, इनका कहना है कि 3% चांसेस हो सकते हैं कि ये पृथ्वी से टकरा सकता है। बाकी नासा की अगर बात करें, और 3% चांस मतलब लगभग नेग्लेजिबल होता है, ना के बराबर मान लीजिए इस क्षेत्र में। और नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। क्या नाम है? बिल नेल्सन। और जाक्सा स्पेस एजेंसी है जापान की। रॉसकॉस्मॉस रशिया की है। और इसरो को तो आप जानते ही हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत की आन बान शान है। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैसला लिया कि अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या रेलवे जंक्शन जो कहलाता था, अब इसका नाम बदल दिया जाए। तो योगी सरकार ने इसका नाम बदल दिया है, और अब से अयोध्या रेलवे जंक्शन जो कहलाता था, वो रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रहे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, और परसों मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था उससे रिलेटेड। एक और यहाँ पर फैसला लिया गया है, अयोध्या में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। ठीक है, मैंने क्या बोला? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। ये बिल्कुल नया एयरपोर्ट है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब कर रहे हैं? आज ही कर रहे हैं, मतलब 30 दिसंबर को। तो फिलहाल आपको बता दूं, ये जो अयोध्या धाम तो रिन्यू कर दिया गया है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। ये जो अयोध्या रेलवे जंक्शन है उसको रेनोवेट कर दिया गया है। इसका भी उद्घाटन नए फेज का करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसलिए बनाया गया है कि एक बार राम मंदिर बनने के बाद दुनिया भर से पर्यटक इसको यहाँ पर देखने के लिए आएंगे, इसकी भव्यता, और मंदिर में दर्शन करने के लिए भी आएंगे। अल्टीमेटली अयोध्या का जो राम मंदिर है, इसके आसपास अपनी एक खुद की अर्थव्यवस्था घूमेगी। जाहिर सी बात है, इस राम मंदिर की वजह से यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो पर्यटन आएंगे
उनकी वजह से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा होगा। फिलहाल आपको बता दूं, ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या का बनाया गया है, इसको बनाने में 1450 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से आवंटित किए गए थे। ये जो एयरपोर्ट है, इसकी कैपेसिटी होगी, ये हर साल 10 लाख पैसेंजर्स को होल्ड करेगा। माफी चाहता हूँ। ये कौन सा देश है जिसके द्वारा अभी हाल ही में फतेह सेकंड नाम का एक नया एडवांस रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये है पाकिस्तान। और आपको बता दूं, करीब 1.5 साल पहले फतेह का सफलतापूर्वक परीक्षण पाकिस्तान ने किया था। अब ये फतेह का प्रो वर्जन है, उसका एडवांस वर्जन है जिसका नाम है फतेह सेकंड। और ये जो फतेह सेकंड है, इसकी जो रेंज है, ये 400 किलोमीटर है। इस रॉकेट की खास बात यह है कि ये हाई प्रिसीशन के साथ लॉन्च किया गया है। मतलब कहने का कि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स टेक्निक लगी हुई है। मतलब इसको आम भाषा में आप बोल सकते हो, इसका जो नेविगेशन सिस्टम है, ये बहुत ही सटीक है। इसकी मारक क्षमता पहले से बढ़ी हुई है और नेविगेशन के थ्रू इसका जो निशाना होगा, ये इवन ज़्यादा सटीक है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, कुछ टाइम पहले नूर नाम की एक सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च करी गई थी? फिलहाल अगर पाकिस्तान की बात करें, तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? ये हैं आरिफ अलवी। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अभी 2 महीने पहले अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान ने एक वेपन सिस्टम भी लॉन्च किया था। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गौरी वेपन सिस्टम। और टर्की की कैपिटल क्या है? फिलहाल इसे टर्की नहीं बोलते हैं, इसे टर्कीये बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम चेंज हो चुका है। और टर्की की कैपिटल है अंकारा। ईरान की कैपिटल है तेहरान। और इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। क्या बोलते हैं? कायरो। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा एक किताब लॉन्च करी गई है फीस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर? तो ये है इसरो। इसरो ने एक नई बुक लॉन्च करी है फीस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर। फिलहाल आपको बता दूं, फीस्ट का यहाँ पर मतलब क्या है। इसका मतलब है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये सॉफ्टवेयर करेगा क्या? देखिए, ये भारत में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर सर्वे करने का काम करेगा ये सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर कुछ टाइम पहले इसरो ने लॉन्च किया था। अब इसी के ऊपर एक किताब भी लॉन्च करी है। ये सॉफ्टवेयर, जैसे कि अगर सरकार चाहती है एजुकेशन क्षेत्र में सर्वे करना कि भारत में लोग शिक्षा में क्या क्या चीज़ें लैक कर रहे हैं, या फिर स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उनके सिलेबस में क्या तब्दीली करनी चाहिए, तो ये सर्वे करके दे देगा। व्यापार में इसी तरीके से सर्वे करके दे सकता है। तो सरकार को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। और इसरो की जो पहली सैटेलाइट है, इसका नाम है आर्यभट्ट, जिसको इसरो ने 1975 में लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सीआईएसएफ में पहली बार किसी महिला अधिकारी को हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनका क्या नाम है? तो ये है अब सीआईएसएफ की डायरेक्टर जनरल नीना सिंह। नीना सिंह को जुलाई 2024 तक के लिए अपॉइंट किया गया है सीआईएसएफ में नए हेड के रूप में। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको ध्यान रखनी है इसके अलावा, जो अनीश दयाल हैं, ठीक है, अनीश दयाल, ये नए सीआरपीएफ चीफ बन गए हैं। सीआरपीएफ आईटीबीपी के चीफ थे, किसके? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के। और अब आईटीबीपी के चीफ कौन बन गए हैं? इनका नाम है राहुल रसगोत्र। यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ नाम, राहुल रसगोत्र। ठीक है। और राहुल जो हैं, ये इससे पहले आईबी में स्पेशल डायरेक्टर थे। अब ये वहां से आ गए हैं आईटीबीपी संभालने के लिए। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा एक नया बोर्ड लॉन्च किया गया है ट्रांसपेरेंट पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट के लिए? मतलब हिंदी में अगर बोलें, तो इस राज्य के अंदर जितनी भी सरकारी नौकरी निकलती हैं, उनमें नियुक्ति करने के लिए पारदर्शी रूप से, कि मतलब सटीक तरीके से, सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से नियुक्ति हो, उसके लिए एक नया बोर्ड बनाया गया है। तो ये है केरल में पिनाराय विजयन की सरकार। इन्होंने एक नया बोर्ड बनाया है जो कि इस बात पर लुक ओवर करेंगे कि जो वैकेंसीज हैं, उन पर जो भर्तियां हैं, वो प्योर तरीके से हो रही हैं, कोई भी घोटाला वगैरह नहीं हो रहा है। और केरल में गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अभी हाल ही में ये एक फ्रेंच पॉलिटिशियन है जो कि आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। इनका नाम है जैक्स डेलर्स। क्या नाम है? जैक्स डेलर्स। 98 की उम्र में इनका निधन हो गया। क्या आप बता सकते हो ये यूरोपियन कमीशन में प्रेसिडेंट रह चुके हैं कब से कब तक? तो ये 1985 से लेकर 1995 तक यूरोपियन कमीशन में प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा आप ऐसे ही समझ सकते हो इनका कद। इनके बारे में आपको बता दूं,
यूरोपियन पार्लियामेंट में सबसे पहले ये मेंबर के रूप में सर्व करते थे। उसके बाद ये यूरोपियन पार्लियामेंट की इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी अफेयर्स की जो कमेटी थी, उसके प्रेसिडेंट बने। एंड उसके बाद जाकर ये यूरोपियन कमीशन में प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए। यूरोपियन कमीशन जो है, ये एक ऐसी संस्था है जो कि यूरोपियन कंट्रीज में एक तरीके से आप बोल सकते हो वहाँ की जो राजनीति है, उसके लिए मानक बनाने का कार्य करते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज के लिए यूरोपियन कमीशन जो है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है वहाँ की जो डेमोक्रेसी है उसके लिए। अभी हाल ही में 2024 में होने वाली मुंबई में जो मैराथन है, इसके लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये जो खिलाड़ी आपको दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है केटी मून। और केटी मून कौन है? ये एक अमेरिकन एथलीट हैं। टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 के हुए थे ना, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। डायमंड लीग 2023 में ये टॉप पर थी पूरे वर्ल्ड में। तो टाटा की तरफ से स्पॉन्सर टीसीएस इसको स्पॉन्सर कर रही है इस बार, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मुंबई में होने वाली 2024 की मैराथन को, जिसकी ये इवेंट एम्बेसडर होंगी। ये मैराथन कौन सी डेट में हो रही है? तो ये होगी 21 जनवरी 2024 को। ये कौन है जिनको गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है एलपी हेमनाथ। क्या नाम है? एलपी हेमनाथ। और यहाँ पर ये दूसरा नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं, इनका पूरा नाम एलपी है हेमांत के श्रीनिवासलू है। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। यहाँ पर ये गलती से लिख गया है सेकंड ऑप्शन में। पूरा नाम है इनका एलपी हेमांत के निवासलू। अब इनको ये सम्मान क्यों दिया गया है? क्योंकि जो कैरेबियन कंट्रीज हैं और अमेरिकन रीजन में जो दूसरे और कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका में जो साउथ अमेरिका वाले जितने भी देश हैं, उन सभी से भारत के व्यापार को बढ़ाने में इन्होंने मदद करी हुई है। और इन्होंने जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी में सर्व किया है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स पॉलिसीज हैं, वो भारत और अमेरिका के बीच में काफ़ी बेहतर हुई हैं। मतलब भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार को बहुत आगे ले गए हैं, बहुत ज़्यादा का बढ़ा कर दिया है इन्होंने। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं? यूएनओडीसी के द्वारा एक डेटा जारी किया गया था। इस डेटा में यह बताया गया कि 2023 में अफगानिस्तान को पीछे छोड़ने वाला अफीम उत्पादक देश ये कौन सा है? मतलब कहने का कि 2022 तक पूरे दुनिया में अफीम का उत्पादन करने में, जिसको अंग्रेजी में ओपियम भी बोला जाता है, इसमें अफगानिस्तान नंबर 1 पे था। लेकिन 2023 में ये कौन सा देश है जिसने अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि मुश्किल से आपको बता दूं 10 से 15 दिन पहले ही मैंने आपको करंट अफेयर में सेम क्वेश्चन कराया है। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? और आप सभी के लिए बड़ा अनाउंसमेंट है। आप सभी को पता है 2023 का अलविदा होने वाला है। 2024 एक नई खुशखबरी लेकर हमारे सामने खड़ा हुआ है, बशर्ते हम अपनी मेहनत से पीछे ना हटें। 2024 हम सभी के लिए अच्छा होगा, ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। और आज रात 12 बजे से, मतलब जैसे ही 31 दिसंबर लग जाएगा, एग्ज़ाम इंजन एप्लीकेशन में हर एक कोर्स में 50% का फ्लैट ऑफ है, ताकि अगर आपको फीस ज़्यादा लग रही है तो आप आधे दाम में उसे अवेल कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच, जिसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और इतना ही नहीं, पीवाईक्यूज भी मैंने कवर किए हुए हैं। इस बैच की मदद से आप आसानी से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम में या किसी भी राज्य के एग्ज़ाम में। और ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है एक तरीके से। मतलब एक ही जगह पर आपको सारी क्लासेस बेहतर तरीके से मिल जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मेरे स्पेसिफिक कोर्सेज जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के अलग अलग बैचेस भी अवेल कर सकते हैं। अगर आपको स्टैटिक जीके की मैगजीन चाहिए तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में एक साथ, एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। और ये जो ऑफर है, ये 2 दिन का है, इस बार 48 घंटे तक चलेगा। आप 31 या 1 जनवरी को दोनों में से किसी भी दिन अवेल कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड है वेलकम 50। और एग्जाम इंजन में आप डेली क्विज देना मत भूला करिए। ये क्विज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्री पीडीएफ के अंदर बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री में आपके लिए उपलब्ध है, तो आप इसे भी ज़रूर अवेल करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कई सारी ऐसी पीडीएफ हैं जिनको आप डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट निकाल के अच्छे खासे तरीके से, बहुत क्योर क्योरली आप सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। ये जो फ्री पीडीएफ का ऑप्शन है, यहाँ पर मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज आपको आंसर की के साथ दिए हुए हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी।
थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।